तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि हम सेकंड ग्रेड की जो है वो जीके को कंटिन्यू अब करने जा रहे हैं, ताकि सेकंड ग्रेड की तैयारी अभी से जो है वो आसानी से शुरू हो सके। तो इस वीडियो में जो है हम राजस्थान का जो सिलेबस है, राजस्थान अध्ययन जो कि कक्षा 9 की किताब है, वहाँ से अपन इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि अपन को राजस्थान के जीके के बारे में बेसिक से अपन को पता चले और हम जो है वो छोटे प्रश्नों को अधिक जो है वो बढ़िया नॉलेज के साथ उनको टिक कर सकें। और आप अगर गाइड लाना चाहें तो गाइड भी ला सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद रहेगा कि मैं बोर्ड की किताबों से ही आपको पढ़ाऊँ। तो शुरू से शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये राजस्थान जो अपना जीके का जो पेपर होता है, पहला पेपर, उसमें जो राजस्थान अध्ययन के जो टॉपिक हैं, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस परिचय को एक बार मोटा-मोटा देख लेते हैं। तो परिचय में कहा गया है कि राजस्थान के बारे में यहाँ पर जो है वो बताया गया है, राजस्थान किस तरह से मतलब सांस्कृतिक रूप से जो है वो फल-फूल रहा है और इसका क्या ऐतिहासिक जो है वो क्या इसका इतिहास रहा है। यहाँ पर किस तरह मतलब दुर्ग बने हुए हैं, यहाँ के कस्बे, शहर और उजड़ी बस्तियों में किस तरह राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताया गया है, उसका यहाँ पर मोटा-मोटा ज्ञान दे रहा है। जैसे दिया हुआ है कि यहाँ की प्राचीन भूमि जो है वो प्राचीन सभ्यताओं की जन्म स्थली रही है, जैसे कि कालीबंगा, आहड़, बेराठ, भागोर, गणेश्वर सभ्यता जैसी पाषाणकालीन और सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं। और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी पाषाणकालीन, कौन सी सिंधुकालीन और कौन सी ताम्रकालीन सभ्यता है, और जो कि राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता को सिद्ध करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब नोट करते हुए चलें अपन। यहाँ पर बागोर जो बस्ती है, बागोर जिसे जो सभ्यता है वो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, और यह नवपाषाणकालीन इतिहास की जो है वो उपस्थिति प्रस्तुत करती है। कालीबंगा के बारे में कहा गया है कि यह सिंधु कालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है, यानी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। और वहीं आहड़ जो सभ्यता है वो आहड़ गणेश्वर जैसी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं। तो यहाँ से आप इस चीज को देख सकते हैं कि आहड़ सभ्यता जो कैसी सभ्यता है, ये ताम्रकालीन सभ्यता है। अब राजस्थान और आर्य के बारे में मतभेद है। आप जब गाइडों में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग-अलग गाइड में अलग-अलग चीज़ दे रखी होती है। यहाँ से अपन जो है वो बोर्ड की ऑथेंटिक बुक से देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, मरुधरा अपनी राजस्थान की धरा की सरस्वती और द्विजवती जैसी नदियाँ आर्यों के प्राचीन बस्ती की शरण स्थली रही है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ही आर्य बस्तियाँ कालांतर में दो आधे स्थानों की तरफ बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। और देखिए, सरस्वती जो नदी है वो अभी बहती नहीं है ना। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से लगता है कि जांगल प्रदेश, अब देखिए बीकानेर का जो प्रदेश है उसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। मरुकांतार जो है वो मारवाड़ को कहा जाता है। गाइड में आपको मरुकांतार जो है वो रामायण में मिलेगा। मतलब इसका जो जो ये जो शब्द लिया गया है वो रामायण नामक ग्रंथ से लिया गया है। और आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, मरुकांतार यानी कि मारवाड़ से और जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर से। तो इस चीज को भी आप देख सकते हैं। हाँ, अब ये मत समझिए कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अपनी जो फाउंडेशन है, अपना जो बेसिक है, वो यहीं से मजबूत होता हुआ चलेगा, क्योंकि अपन बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है? बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को। और मरुकांतार जो है वो मारवाड़ को कहा जाता है ना। यहाँ से आप दो चीजें याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जनपदों का क्या है यहाँ पर युग रहा है। तो सबसे पहले राजस्थान में आर्य आए। सबसे पहले राजस्थान में कौन आए? आर्य, क्योंकि किताब में भी ये रखा है। राजस्थान में आर्यों के बाद जनपदों का उदय हुआ, जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से हमारे राजस्थान को आहत पहुंचा, और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी और अर्जुनायन जातियां। अब यहाँ से आप क्या नोट कर सकते हैं कि जो मालव, शिवी और अर्जुनायन जो जातियां हैं वो कहाँ की है? दक्षिण पंजाब की, जो कि अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। और ये अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई, यानी कि अब ये जातियां राजस्थान में आने लगी और सुविधा के अनुसार यहाँ पर बस गई। अब इसमें देखिए भरतपुर का राज्य और मत्स्य जनपद जो कि यहाँ पर अपने जयपुर के आसपास आता है। नगरी का शिवी जनपद, अब इन आप ध्यान रख सकते हैं कि ये शिवी जनपद किस चीज से जुड़ा हुआ है? नगर से। और अलवर का शाल्व जनपद, और शाल्व जनपद कहाँ से जुड़ा हुआ है? अलवर से।
इसके अलावा 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य मालव, अर्जुनैन, आप देख सकते हैं आप अर्जुनैन कहाँ की है। अर्जुनैन जो जातियां हैं वो दक्षिण पंजाब की है ना। ये आप ध्यान रख सकते हैं, आप साथ के साथ अपने एक नक्शा भी लेकर चलें। और योद्धा की प्रभुता का काल राजस्थान में ही मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जोधपुर के निकट था। अब जो राजस्थान का नक्शा है उसमें आप जयपुर में देख सकते हैं कि वहां पर आसपास किसका शक्ति का केंद्र था, मालवों की शक्ति का केंद्र। कालांतर में यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गया, है ना। यानी कि यह जयपुर से कहाँ चला गया, जयपुर से यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ में चला गया। चलते हैं अपन आगे। भरतपुर अलवर प्रांत के जो अर्जुनयन थे, भरतपुर और अलवर के। अब जो अर्जुनयन जाति है वो भरतपुर और अलवर की थी, अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। अब कह सकता है कि योद्धे जो जनजाति थी वो कौन से तंत्र की थी, गणतंत्र की थी। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्र दमन के लेख से स्पष्ट है ना। तो यह किस लेख से स्पष्ट है, यह कि रुद्र दमन के लेख से यह स्पष्ट हुआ है कि योद्धे जो है वो उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल थे। उसके बाद फिर आगे चलें अपन तो लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार था। यानी कि सबसे पहले आर्य थे, फिर बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। परंतु योद्धे और मालवों के आने से यहाँ ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म धीरे धीरे जो है वो ब्राह्मण धर्म में शिफ्ट होता गया और यहाँ से बौद्ध धर्म के इतिहास यानी कि बौद्ध धर्म यहाँ से जाने लगा। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, बाकी इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। और ये गणतंत्र जो है वो हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी तक आते आते यहाँ से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। यानी कि इससे इस बात का पता चलता है कि राजस्थान में शुरू में जो थी वो गणतंत्रीय व्यवस्था थी, जो कि बाद में राजतंत्रीय व्यवस्था में बदल गई। अब यहाँ से आया मौर्य और राजस्थान, तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या फिर प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बेराट का शिलालेख, है ना। अब बेराट का शिलालेख किस राजा से संबंधित है, अशोक से, और उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति, है ना। इसको भी अपन को ध्यान रखना है। और अशोक का जो उत्तराधिकारी था कौन, कुणाल, और उसका पुत्र कौन था, संप्रति, के द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध और अन्य जैन ग्रंथ। अब देखिए जैन ग्रंथ कौन सा है यहाँ पर, कुमारपाल प्रबंध से अनुमानित किया गया है चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगन का बनाया हुआ है। इसको भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं चाहे तो, कि जो है वो चित्तौड़ का किला, यह कौन से जैन ग्रंथ या फिर कौन से ग्रंथ से पता चलता है कि चित्तौड़ का किला और चित्रांग जो कि मौर्य राजा चित्रांगद का द्वारा बनाया गया है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये कुमारपाल प्रबंध से इसका साक्ष्य अपन को मिलता है। अब फिर आगे चलें अपन तो चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब है, जिस पर राजमानका जो कि मौर्यवंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को मिला, है ना, जिन्होंने अपन के राजस्थान को रायथान कहा, फिर बाद में राजस्थान कहा, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमशः दिए गए हैं। कौन से शिलालेख में मिला ये अपन को, तो ये मिला अपन को राजमान का शिलालेख मिला, चित्तौड़ से कुछ दूर मिला, मानसरोवर में मिला। कब मिला, 770 विक्रम संवत में मिला। अब देखिए कोटा के निकट कंसुआ जो शिवालय है वहां से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है ना। तो इस कोटा के कंसुआ से कौन सा राजा जो है वो जुड़ा हुआ है, राजा धवल। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे शिलालेख थे या कौन सा ऐसा शिलालेख है जो राजस्थान में मौर्यों के प्रभाव को बताता है। तो सबसे पहले कंसुआ में जो था, कंसुआ के शिवालय से जो शिलालेख मिला उसमें भी राजा धवल का नाम होना, और विक्रम संवत 770 में राजमान का जो है वो मानसरोवर नामक तालाब पर शिलालेख मिलना, जो कि कर्नल टोड को मिला था, उसमें जो कि माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम दिए गए हैं। इससे भी ये पता चलता है कि वहाँ पर राजस्थान में मौर्यों का अधिकार और प्रभाव स्पष्ट था।
उसके बाद चलते हैं अपन हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता वापस से विघटित होने लगी, यानी कि वापस से टूटने लगी। और इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ, है ना। यानी कि इन मौर्य और जो आर्य थे, मौर्य आर्य, और उसके बाद जो और भी जो वंश थे वो धीरे धीरे खत्म हुए, और उसके बाद शुरू हुए नए जनपद। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, इसमें मारवाड़ के प्रतिहार। अब देखिए मारवाड़ में कौन कौन थे। मारवाड़ के प्रतिहार थे और मारवाड़ के राठौड़ थे। मेवाड़ के गुहिल, यानी कि मेवाड़ का संबंध, गुहिलों का संबंध किससे था? मेवाड़ से। उसके बाद और आगे चले अपन तो सांभर के चौहान। सांभर के चौहान यानी कि सांभर जो जगह है वहाँ पर चौहानों का वहाँ से रिलेशन है। और आमेर के कछवाहा, कछवाहा जो वंश है वो आमेर से जुड़ा हुआ है। और जैसलमेर के भाटी, और भाटी जो है वो जैसलमेर से संबंधित है। तो हम देख सकते हैं कि भाटी जो है वो तो है जैसलमेर से, कछवाहा जो है वो है आमेर से, चौहान जो है वो है सांभर से, और मेवाड़ जो है और जो गुहिल जो है वो संबंधित है मेवाड़ से, और प्रतिहार और राठौड़ जो है वो संबंधित है मारवाड़ से। इन सारी चीज़ों को अपन देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि छठी शताब्दी में, कब? छठी शताब्दी में जो है वो मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज था। कौन सी शताब्दी में? छठी शताब्दी में, है ना। ये जो अपन पहले बात कर रहे थे ये दूसरी सदी ईसा पूर्व में है, लेकिन बात यहाँ पर 100 से 6 पर आ गई है ना। हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब छठी शताब्दी में पहुंच चुके हैं। छठी शताब्दी में मंडोर के आसपास जो है वो प्रतिहारों का राज था, और वही राज्य आगे चलकर किनको प्राप्त हुआ? राठौड़ों को प्राप्त हुआ। यानी कि प्रतिहारों का राज्य जो है वो राठौड़ों को प्राप्त हुआ। और लगभग इसी समय यानी कि छठी सदी के आसपास सांभर में जो है वो चौहान राज्य की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से आप यहाँ से अपन क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि सांभर में चौहान राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये छठी शताब्दी के आसपास हुई, और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या छठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का जो है वो शासन स्थापित हो गया। अब देखिए गुहिलों का संबंध किससे है? गुहिलों का संबंध मेवाड़ से, और मेवाड़ का संबंध गुहिलों से है। ये बार बार अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 10वीं शताब्दी में जो है वो अर्थुणा तथा आबू, आबू के आसपास अर्थुणा या फिर आबू को ही अर्थुणा कहते होंगे, में परमार शक्तिशाली बन गए। कौन शक्तिशाली बन गए? परमार। यानी कि अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा था कि भाटी जो है वो जैसलमेर से, कछवाहा आमेर से, चौहान सांभर से, और मेवाड़ जो है वो भील वंश से, और मारवाड़ प्रतिहार और राठौड़ों से था। जबकि अगर बात की जाए आबू की या माउंट आबू की तो वहाँ पर क्या था? परमार जो थे वो शक्तिशाली थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहान बस अपनी शक्ति का संगठन किया, और कहीं कहीं पर उनका विघटन भी होता रहा। तो ये अपन ने राजस्थान की जो है वो पहला वीडियो अपन ने पार्ट फर्स्ट बनाया, जिसमें राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपन ने क्लियर किया। साथ ही अपन ने यह जाना कि साथ ही अपन ने थोड़ा थोड़ा यह जान लिया या समझ लिया कि राजस्थान जो है वो अनेक संस्कृतियों से, राजस्थान की जो संस्कृति है वो बेहद अच्छी है। और यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, वो पाषाणकालीन है या सिंधुकालीन है या फिर ताम्रकालीन है, इनके बारे में अपन ने जाना। जनपदों के युग के बारे में पढ़ा, आर्यों का राजस्थान से किस तरह संबंध है, और आर्यों के समय कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती थी, तो सरस्वती और दृष्टवती, इनके बारे में अपन ने जाना। तो और साथ ही जाना कि जो है मालवा शिवी जनपद कहाँ से आए थे? दक्षिण पंजाब से आए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको यह पार्ट फर्स्ट अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में जो है हम राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे अपन जो है वो कंटिन्यू करेंगे और सभ्यताओं की